डीप सी के जानवर एक मिस्टीरियस एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। वो अभी एट दिस वेरी मोमेंट इवॉल्व हो रहे हैं कुछ बहुत ही बदसूरत क्रिएचर्स में। यकीन नहीं होता तो ये देखो, यह है शैलो वाटर्स में रहने वाला स्क्विड और यह है डीप सी में रहने वाले इसी सेम क्रिएचर का कजन। आप क्लियरली देख सकते हो सेम स्पीशी के होने के बावजूद भी इस स्क्विड ने अपने आप को एक खून चूसने वाले वैम्पायर के रूप में इवॉल्व कर लिया है। रीजन वेल, डीप सी में जो खुद को जिंदा रखना था, तो क्या वाकई में डीप सी में सरवाइव करने के लिए सी क्रिएचर्स को डरावना रूप ही लेना पड़ता है? वेल, काइंड ऑफ। और क्यों और कैसे ये मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट यू नो व्हाट, सभी फिशेज एग्जैक्टली सिर्फ डरावने ही नहीं होते, कुछ स्पीशीज वियर्ड अजीबोगरीब भी होते हैं डीप सी में। जैसे ये सरकास्टिक फ्रिंज हेड, भले ही ये साइज में 2 लीटर की बोतल जितना छोटा दिखता हो, लेकिन जैसे ही ये मुंह खोलता है तो इतना बड़ा दिखने लगता है कि किसी इंसान के सर को ही निगल ले। और इन सब से अलग, सबसे निराला, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक आंख वाले पपेट में से उसके आई बॉल को ही नोच कर निगल दिया हो। सो क्या स्केरीनेस के साथ साथ ये वियर्डनेस भी डीप सी क्रिएचर्स की एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ हार्श एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, लैंड एनिमल्स भी हार्श एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच, ये हमारे घर में भी रहता है, रेगिस्तान में भी और अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में भी। अरे ये सब छोड़ो, वोल्केनोज के क्रैटर्स में भी ये मिले हैं। लेकिन इन सभी कॉकरोचेस में ना सिर्फ उनका साइज छोटा बड़ा होते रहता है, इतने ड्रास्टिक चेंजेस इनमें नहीं देखे गए। तो फिर समंदर में आखिर ऐसी कौन सी खूबी है जो गहराई बढ़ते ही क्रिएचर्स को एकदम से अजीबोगरीब शक्लों और ग्रुपों में बदलने लगती है? अब इंटरेस्टिंगली, कुछ रिसर्चर्स जब इसका जवाब ढूंढ रहे थे, तब उन्हें गहरे पानी में तैर रहा एक हेडलेस चिकन मिला, जिसने उन्हें इन सभी सवालों के जवाब दे दिए। दरअसल 2018 की ये बात है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स का एक ग्रुप अंटार्कटिक डीप सी में अंडर वाटर कैमरा के जरिए फिशिंग स्पॉट्स को खोज रहा था। तभी उनमें से एक रिसर्चर को पानी में एक सर कटा मुर्गा तैरता हुआ नजर आया। अब अंटार्कटिक सी के बीचों बीच एक मुर्गे का मिलना अपने आप में ही एक काफी वियर्ड बात थी। ऊपर से इस मुर्गे का तो सर भी नहीं था, और इसीलिए हड़बड़ाकर इस रिसर्चर ने इस मुर्गे के बारे में अपने लीडर डर्क वेल्सफोर्ड को बताया। पहले तो डर्क को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से इसे देखा तो ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड, क्योंकि एक तो वो सच में किसी क्रिसमस टर्की जैसा लग रहा था, और दूसरी बात, इसके बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग थी जिसके जरिए वो सांसें भी ले रहा था, खाना भी खा रहा था, और वहीं से ही अपना बचाया हुआ खाना बाहर भी निकाल रहा था। कैन यू बिलीव दैट? बट इससे भी ज्यादा वियर्ड बात यह थी कि इसके इसी 2-वे ओपनिंग को साफ रखने के लिए इसने अपने इस ओपनिंग में छोटे छोटे फिशेस भी पाल रखे थे, जो बचे कुचे खाने को चट कर रहे थे। अब ऑब्वियसली ये सब देखकर डर्क और उनकी टीम काफी ज्यादा क्यूरियस हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में इतनी अजीबोगरीब चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सो खोज करते वक्त उन्होंने इस क्रिएचर के फुटेज को बार बार लूप पर देखना शुरू कर दिया। एंड देन सडनली उनमें से एक ने कहा कि अरे ये तो सी कुकम्बर है। वही सी कुकम्बर जो कई बार बीच वगैरह के शैलो वाटर्स में ऐसे ही पैरों के नीचे पड़े मिलते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि आप देख सकते हो कि एक सी कुकम्बर और इस नए मिले क्रिएचर में जमीन आसमान का फर्क है। सो आखिर इस कंक्लूजन पर वो रिसर्चर्स पहुंचे कैसे? अब इस पर उन रिसर्चर्स का ये कहना था कि समंदर में ऐसी सिंगल ओपनिंग और जेलेटिन जैसी सॉफ्ट स्किन वाली स्पीशी सिर्फ एक ही है, और वो है सी कुकम्बर, और इसी वजह से इन्हें से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई। बट क्या वाकई में अभी भी ये सवाल बाकी है कि सेम स्पीशीज के होने के बावजूद भी इन दोनों क्रिएचर्स में इतना जमीन आसमान का डिफरेंस कैसे आ सकता है? सो इसी डायरेक्शन में, इसी क्वेश्चन के साथ जब डर्क ने जांच पड़ताल शुरू की, तब उन्हें ये पता चला कि सी कुकम्बर समंदर में मोंट एवरेस्ट जितनी गहराई में रहता है, जहां पर खाना इतने आसानी से नहीं मिलता, और इसीलिए इसने नॉर्मल सी कुकम्बर्स के ऑपोजिट विंग्स जैसे फ्लैप्स को इवॉल्व किया, सो दैट वो ज्यादा दूर तक तैर कर खाना ढूंढ सकें, एंड हेंस वो शैलो वाटर सी कुकम्बर से अलग दिखता है। अब इस पर्टिकुलर केस की सच्चाई जानने के बाद डर्क के मन में एक और सवाल आया कि डीप सी में ऐसे और भी तो कितने ही क्रिएचर्स होते होंगे जो इसके जैसे ही या फिर इससे भी ज्यादा वियर्ड तरीके से इवॉल्व हुए। क्योंकि फर्दर रिसर्च करते वक्त उन्हें ये क्रिएचर मिला, एक क्रैब। यस, एक ऐसा क्रैब जिसका सिर्फ एक पैर फोटो में दिख रहे इंसान के चेस्ट से शुरू होकर उसके लेग्स पर आकर खत्म होता है।
अब इस क्रैब को देखकर किसी भी इंसान की तरह डर्क को लगा कि ये तो अब तक का सबसे बड़ा क्रैब होगा, बट क्यूरियस माइंड्स ही वाज रॉन्ग ओवर देयर, क्योंकि गहरे पानी में रहने वाले इस क्रैब के स्पीशीज के सबसे बड़े क्रैब्स का सिर्फ एक पैर ही एक अडल्ट इंसान की ऊंचाई जितना लंबा होता है। ये तो बस सिर्फ एक एवरेज साइज का क्रैब था। इनफैक्ट इतने बड़े होने की वजह से ये क्रैब्स आसानी से एक इंसान के बच्चे को भी निगल सकते हैं, और इसी वजह से इनके साइटिंग्स के बाद लोगों ने इन्हें क्रैबजिल्ला नाम दे दिया था। आपको में भी याद होगी वो थुल्लू मॉन्स्टर की स्टोरी जो सेलर्स को शिप्स में से घसीट कर पानी की गहराइयों में ले जाता था। वो स्टोरी भी इसी क्रैब से इंस्पायर्ड थी, यानी कि इस क्रिएचर तक आते आते डार्क समझ गए थे कि डीप सी में सर्वाइवल गेम कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे गहराई से समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और यही वो सोच थी जिसने इन्हें तीसरे सबसे अजीब क्रिएचर तक पहुंचाया। एक ऐसा क्रिएचर जिसके लिटरली गले तक तेज नुकीले दांत थे। अब ये क्रिएचर इवॉल्व हुआ था एक सिंपल ईल से, जिसके अंदर ये ट्रांजिशन गहरे पानी में रहने की वजह से आई थी। सो इस पर्टिकुलर ईल के केस में आखिर क्या हुआ? वेल, इन जैसे फिशेस की गहरे पानी में सर्वाइवल स्ट्रेटजी क्या होती है? देखो, शैलो वाटर्स में ईल्स शिकारी की पकड़ से बचने के लिए पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा करते हैं, जबकि गहरे पानी में ये स्पीशी ईल्स की खुद शिकारी है, और इसीलिए उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इनके मुंह से शिकार ना छूटे। और इसी वजह से एज ए सर्वाइवल ट्रेट उन्होंने अपने गले तक इनवर्ड फेसिंग दांत डेवलप कर लिए। अब यहाँ तक क्यूरियस माइंड्स में भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ओके अंडरस्टूड, कि जो नॉर्मल क्रिएचर्स हैं वो डीप सी में जाने के बाद वियर्ड दिखने लगते हैं, बट ये एवोल्यूशन एग्जैक्टली होता कैसे है, कितना टाइम लगता है? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए MIT की एक रिसर्चर सुसैन लिंक्विस्ट ने काफ़ी यूनिक रिसर्च कंडक्ट किया। दरअसल अपने रिसर्च में उन्होंने कुछ मैक्सिकन टेट्रा फिशेस को लिया। अब स्पेसिफिकली इन्हीं फिशेस को क्यों लिया गया? क्योंकि सुसैन के मुताबिक आज से कई मिलियन सालों पहले कुछ मैक्सिकन टेट्रा फिशेस शैलो वाटर से गहरे समंदर के केव्स में रहने चले गए थे, और गहरे पानी में जाते ही उनकी आंखें चली गई और वो अपने शैलो वाटर कज़न से अलग दिखने लग गए। सुसैन को ऐसा लगा अगर वो इनके इस एडॉप्टेशन के पीछे की वजह ढूंढ पाई, कॉज एंड इफेक्ट को ढूंढ पाई, तो शायद उन्हें डीप सी क्रिएचर्स के वियर्डनेस और स्कैरीनेस के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि इसे ऐसा शक था कि शायद इसके पीछे एनिमल्स के जीन्स में म्यूटेशंस लाने वाले HSP90 प्रोटीन का हाथ हो सकता है, और इसको वेरीफाई करना चाहती थी। अब इसके लिए उन्होंने शैलो वाटर पर रहने वाले आंखों वाले कजन्स में कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट किया और इनके HSP90 प्रोटीन को खुद से मैनिपुलेट किया। एंड नाउ डू यू नो इसके बाद क्या हुआ? वेल, कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि इन फिशेस की अगली जनरेशन्स में कुछ की आंखें ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो कुछ की आंखें उनके डीप सी कजन्स जैसी गायब हो गई थी। बिसाइड्स उन्होंने ये भी देखा कि मछलियों की आंखों के साइज में 83% का डिफरेंस था, और इससे उन्होंने ये कन्फर्म किया कि जो मैक्सिकन टेट्रा गहरे समंदर में रहने चले गए थे उनके HSP90 प्रोटीन्स में वेरिएशंस आ गए थे। अब डेफिनेटली यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये था कि आखिर क्यों? अब इस टाइम पे जब ये फिशेस इवॉल्व हुए थे तब एग्जैक्टली क्यों ये हुआ था, ये तो एग्जैक्टली फॉर श्योर जानने का कोई तरीका नहीं है सिवाय टाइम मशीन में पीछे जाने का। लेकिन हम इस एवोल्यूशन के पीछे कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गहरे समंदर में अंधेरा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कोई भी फिश के दिखाई देने के चांसेस कम होते हैं, और इसीलिए ऐसे में किसी भी फिश के लिए आंखों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पानी में हो रहे हलचल यानी कि मूवमेंट्स को डिटेक्ट करना। और इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से इन फिशेस ने आंखों को डिस्कार्ड करके पानी में हो रहे हलचल को महसूस करने वाले सेंसेस को डेवलप कर लिया। सो आंखों की जब डीप सी में इतनी ज़रूरत ही नहीं थी तो नेचुरली इन आंखों ने सर्वाइवल को बेनिफिट नहीं किया, और अगर आंखों ने सर्वाइवल को बेनिफिट नहीं किया तो कुछ म्यूटेशन वेरिएंट्स में आंखें नहीं थी, और फिर भी वो फिशेस अच्छे से सर्वाइव करने लगी। तो धीरे धीरे करके आंख का ट्रेट न्यू वेरिएंट्स में कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया और रिप्लेस हो गया उन ट्रेट से जो कि वाकई में सर्वाइवल को बूस्ट कर रहे थे इन द डीप सी। बट यहाँ पर एक और कॉन्फ्लिक्ट आता है। डीप सी में ऐसी भी तो कई फिशेस हैं जिनकी आंखें हैं, और अगर आंखें डीप सी में सर्वाइवल में ज़रा भी बेनिफिट नहीं कर रही तो इन सभी फिशेस की भी आंखें नहीं होनी चाहिए थी।
वेल आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वापस से समझते हैं। देखो, HSP90 प्रोटीन का काम होता है किसी भी जीन्स में म्यूटेशंस लाना, ना कि सिर्फ आई रिलेटेड जीन में ही म्यूटेशन लाना। और इसीलिए ये प्रोटीन अलग अलग क्रिएचर्स में अलग अलग जीन्स को म्यूटेट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ फिशेज ने अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए अपने स्किन कलर को डिटरमिन करने वाले जीन्स में म्यूटेशन लाए और अपने बॉडी के कलर को ब्लैक या रेड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि गहरे समंदर तक आते आते सबसे पहले रेड लाइट स्कैटर होके खो जाती है, जिसकी वजह से ये कलर वाले जानदार डीप सी में एक तरह से इनविजिबल हो जाते हैं। और यही वजह थी, इवन डर्क ने भी जिन जिन फिशेस पर स्टडी किया उनमें से मोस्ट ऑफ द डीप सी क्रिएचर्स का कलर या तो रेड था या फिर ब्लैक। और यहाँ पर जस्ट टू आंसर द ओरिजिनल क्वेश्चन एक सेकंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आता है। सो आज हम सभी जानते हैं हम इंसानों के पास एक टेल बोन होता है, लेकिन वो टेल बोन हमारे कोई काम नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने इस ट्रेट को इनहेरिट किया है। सो एवोल्यूशन के यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। डेफिनेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप इन ट्रेड्स को यूज नहीं करोगे तो आप इसे लूज कर दोगे, बट कई बार कुछ ट्रेड्स अगर चाहे वो आपको बेनिफिट नहीं भी कर रही हैं तो भी वो आने वाली जनरेशन्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। और ऐसा ही सेम बाकी फिशेस के साथ भी हो सकता है। अगर चाहे आंखें उन्हें बेनिफिट नहीं कर रही इतना, लेकिन इट हैज़ जस्ट बिकम लाइक अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर नाउ। सो अब लुकिंग बैक, क्या मिस्ट्री मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो चुकी है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। जब सुसैन इस पर और डिटेल में रिसर्च करने लगी तब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि सभी क्रिएचर्स के वियर्ड और स्केरी दिखने के पीछे अकेले HSP90 प्रोटीन का हाथ नहीं है। पास्ट में हुए कई सारे स्टडीज ये भी बताते हैं कि डीप सी में रहने वाले जानवर एक ऐसी स्पेशल चीज भी बनाते हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर अजीब दिखने लगता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक रिसर्चर एबी चैपमैन ने देखा था कि जिस तरह टेंट के रॉड्स या उसका फ्रेम उसे क्लैप्स होने से बचाते हैं, इसी तरह डीप सी के क्रिएचर्स के सेल्स में भी पीजियोलाइट नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें डीप सी के हाई प्रेशर में पिचकने से बचाते हैं। आई एम नॉट श्योर आपके दिमाग में सवाल आया था कि नहीं कि डीप सी में तो एक्सट्रीम प्रेशर होता है, आखिर ये जानदार विथस्टैंड कैसे करते हैं? वेल, नो यू हैव द आंसर। इसी पीजियोलाइट की वजह से ऑर्गेनिजम्स के सेल्स नॉर्मल सेल से अलग दिखने लगते हैं, जो कि झलकता है उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी। लेकिन ये अडॉप्टेशन भी सभी फिशेज नहीं दिखाते। कुछ फिशेज एक अल्टरनेट मैकेनिज्म भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो अपने बॉडी के शेप को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि इनके बॉडी के हर एक पार्ट में कम से कम दबाव पड़े। अब ऐसे केस में टू विथस्टैंड सच प्रेशर सबसे आइडियल शेप क्या हो सकता है? वेल, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज़ अ स्फीयर, और इसीलिए डीप सी में सी कुकम्बर्स जो होते हैं वो फूले हुए गुब्बारों की तरह होते हैं। और रही बात इन फिशेस की, तो आप देख सकते हो इनका लोअर जॉ गैर मामूली तरीके से बड़ा है। ये इसीलिए है क्योंकि इन छोटे छोटे फिशेस को ज़्यादातर वही चीज़ खाने को मिलती है जो ऊपर सरफेस के पास रहने वाले फिशेस के मुंह से छूटकर नीचे डीप सी तक चली जाती है। और इसीलिए ऐसे में सबसे बेस्ट क्लेवर एडॉप्टेशन यही होगा कि मुंह ही इतना बड़ा बना लो कि वन गो में ही सब कुछ एक साथ समेट लो। सो ऑल इन ऑल, नाउ वी नो कि इन सभी क्रिएचर्स को डीप सी के हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने जेनेटिक्स, अपने सेलुलर स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि अपनी शेप में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। और इसीलिए एज ए रिजल्ट ना चाहते हुए भी वो काफ़ी डिफरेंट और यूनिक दिखने लगते हैं। बट अब ज़रा इसी चीज़ को कंसिडर करो, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमने जब से वीडियो स्टार्ट किया और जैसे जैसे हमने इन फिशेस के स्ट्रक्चर्स को डिकोड करना शुरू किया तो कुछ टाइम बाद सडनली वो इतने वियर्ड हमें नहीं लगने लगे। सो यहाँ पर बेसिकली पैदा होता है ये सवाल कि कोई भी चीज़ हमें स्केरी और वियर्ड आखिर लगती ही क्यों है? क्यों अगर कोई चीज़ डिफरेंट दिख रही है तो वो हमें स्केरी या वियर्ड लगती है? आखिर स्केरी या वियर्ड का मतलब ही क्या होता है? और क्यों हमें कोई चीज़ शुरुआत में स्केरी लगती है लेकिन रिपीटेड एक्सपोयर के बाद उसका स्केरीनेस, उसका वियर्डनेस ऑल ऑफ अ सडन कम हो जाता है? वेल, इसी कॉन्सेप्ट को ना मैं एक सिंपल से थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो कि आप एक सर्कस देख रहे हो और वहाँ पर एक एक्टर नन का कॉस्ट्यूम पहनकर आपको डराने की कोशिश करता है, तो क्या आपको डर लगेगा? वेल, एक्टर छोड़ो, अगर उस सर्कस में असली नन भी घुस गई ना तो भी किसी को उससे डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अंधेरी रात में एक सुनसान से रास्ते पर चल रहे हो और वहाँ पर एक एक्टर नन का कॉस्ट्यूम पहनकर आपके सामने आ जाता है, पक्की गारंटी आपको अब डर लगेगा। अब एग्जैक्टली डर लग किससे रहा है, उस नन से या एनवायरनमेंट से? वेल,
इन्वायरमेंट से, क्योंकि इन्वायरमेंट अननोन है। सो एक्चुअली में फंडामेंटल लेवल पर डर हमें उन चीज़ों से लगता है जो हमारे लिए अननोन हो, बिकॉज अननोन चीज़ों को हमारा दिमाग एक तरीके से रिस्क के साथ एसोसिएट करता है, अनसेफ होने के साथ एसोसिएट करता है। एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रीज़न, क्योंकि अगर हम डीप सी की बात करें तो 95% डीप सी अनएक्सप्लोर्ड है, और जितने भी डीप सी के आप क्रिएचर्स देखते हो, ये क्रिएचर्स आपको नॉर्मली इधर उधर नहीं दिखते। सो इनका आपके सामने एक्सपोजर बहुत कम हुआ है, और इसी वजह से ये क्रिएचर्स हमें एलियन नज़र आते हैं, अननोन नज़र आते हैं, और हमारा दिमाग उन्हें परसीव करता है फेयर इमोशन के साथ। सो यहाँ पर बेसिकली फेयर, स्केरीनेस उन क्रिएचर से नहीं बल्कि उनके अननोन होने से, एंड इन द वेरी फैक्ट कि वो एक अननोन एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि 95% अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ से वो फेयर क्रिएट होता है। अगर उनका एक्सपोजर रिपीटेड हो गया आपके सामने, जैसे कि ये एक्वेरियंस में इधर उधर दिखने लग गए हर जगह पे, तो ये फेयर भी कम हो जाएगा, और एक पॉइंट के बाद यू वुड जस्ट नॉट फेयर। सो होपफुली क्यूरियस माइंड्स, अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि क्यों ये डीप सी क्रिएचर्स हमें डरावने दिखते हैं। डीप सी की ये मखलूक हमें दिखाती है कि एवोल्यूशन के पास कितना क्रिएटिव और कितना वियर्ड आइडिया होता है। लेकिन सोचो, अगर समंदर की गहराइयों में ये अजीब और खौफनाक शक्लें पैदा हो सकती हैं, तो आसमान में उड़ने वाले जानवरों ने कैसा कमाल डिज़ाइन एवोल्यूशन से पाया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस माजी के फ्लाइंग टाइटन्स की, जिनमें सबसे बड़ा नाम है क्विट्ज़लकोट्लस, एक ऐसा परिंदा जिसके पर इतने बड़े थे कि एक छोटा सा जहाज भी उसके सामने मामूली लगता। सोचो, ज़मीन पर खड़े होकर अगर आपने अपना सर ऊपर उठाया तो ये जायंट आपके ऊपर से गुजर जाए और उसका साया पूरे गांव को ढांप ले। ये वो मखलूक थी जिसने लाखों साल तक आसमान पर राज किया, लेकिन फिर एक दिन ये हमेशा के लिए गायब हो गया। सो क्वेश्चन यह है, क्या इनकी कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी जायंट ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, या फिर उसके पीछे कोई और सीक्रेट हिस्ट्री छुपी है जो आज तक हम नहीं जान सके? क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड सी हाउ द ग्रेटेस्ट फ्लायर वैनिश्ड फॉर एवर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।